जो ये मूव है अमेरिका का, ये बहुत जेन्युइन इकोनॉमिक चैलेंजेस से ड्राइव करता है, या फिर आपको लगते हैं कि एक ट्रेड डेफिसिट है इसलिए कदम उठाया गया है, या कोई और डायनेमिक्स आप इसमें देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रेड डेफिसिट जो है हम्म। वो एक ख़राब चीज़ नहीं है। हम्म। एक देश जो है वो एक क्या के देश हैं उसके ऊपर मेहरबानी कर सकते हैं 19% टैरिफ लगा के, तो ये गुस्सा भारत पर क्यों? कोई मतलब कुछ और अभी आप इसमें देखते हैं, या आपको लगता है कि प्योर इकोनॉमिक बेसिस है इसका? अब देखें तो साउथ ईस्ट एशिया में मैक्सिमम कंट्रीज ने तो उनके साथ में समझौता कर लिया है। हम्म। जापान ने डील कर लिया है सेक्रीफाइस करके, इंडोनेशिया ने कर हम्म। लिया है, साउथ कोरिया ने कर लिया है, जी। फिलीपींस ने कर लिया है, हम्म। वियतनाम ने कर लिया, इस सब ने डील कर लिया और हैवी सेक्रीफाइस की। अपना पूरा सेक्टर उन्होंने, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर सारा का सारा खोल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायलॉगस और हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा एक ऐसे फैसले पर जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत को चौंका दिया है। अमेरिका, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, एक बार फिर अपने पुराने ट्रम्प कार्ड यानी डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज में भारत पर टैरिफ लगाने की दिशा में बढ़ गया है। क्या ये एक रणनीतिक कदम है, आर्थिक कदम है, या फिर एक बार अमेरिका का ट्रेड वॉर वाला पागलपन शुरू हो गया है? भारत पर ऊंचा टैरिफ लगाने का ये कदम क्या वास्तव में अमेरिका को फायदा पहुंचाएगा, या दोनों देशों के बीच संबंधों को और जटिल बना देगा? आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान। ट्रेड पॉलिसी एक्सपर्ट अजय श्रीवास्तव साहब हैं, और IIM कोझिकोड के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर विपिन पी विटिल। दोनों से समझेंगे कि भारत को इस चुनौती का जवाब कैसे देना चाहिए, और क्या वाकई ट्रंप का ये कदम आर्थिक विवेक से प्रेरित है या राजनीतिक सनक का नतीजा। अब अजय जी, आपसे शुरू करेंगे कि पहले इस जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, उसके नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। जो सेक्टर्स और जो प्रोडक्ट्स इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, और ये अभी तक के जो अमेरिका ने जितने भी डिसीजंस लिए थे इस दिशा में, उससे ये कैसे अलग है, कितना विनाशकारी है, कितना प्रभावी होगा, कितना लाभकारी है? तो पवन जी देखिए, टैरिफ जो होता है वो स्टैंडर्ड टैरिफ हर कंट्री अपने यहाँ लगाता है, उसको बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब है कि मैं जैसे कि पेन के ऊपर 10% लेता हूँ, तो पूरी दुनिया से कहीं से पेन आएगा तो हर एक कंट्री के ऊपर मैं 10% ही चार्ज करूँगा उसको। तो इसको MFN टैरिफ बोलते हैं। ये WTO का टर्म है और सब देश इसको करते हैं। जब दो देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो ये MFN टैरिफ अपने अपने काटते हैं एक दूसरे का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ठीक करने के लिए। जी अब जी। ट्रम्प के पास क्या है, MFN टैरिफ काटने का अधिकार नहीं है। US कांग्रेस जो है एक अधिकार देती है US प्रेसिडेंट को, उसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक ट्रेड अथॉरिटी। उसके तहत वो निगोशिएट कर सकते हैं और MFN टैरिफ कट कर सकते हैं। लेकिन वो फास्ट ट्रैक ट्रेड अथॉरिटी जो है 2021 में ही एक्सपायर कर गई थी, आज ट्रम्प के पास है नहीं। तो बेचारे करे क्या? उनके दिमाग में है कि टैरिफ से अपने में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट। उनके दिमाग में है, ट्रम्प साहब के दिमाग में है कि टैरिफ से सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, US के अनएम्प्लॉयमेंट की मैन्युफैक्चरिंग वापस ला सकते हैं, जियो पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो टैरिफ उनका तो अकेला टूल है, लेकिन उनका अधिकार नहीं है MFN कट करने का, तो इसलिए उनको लगाना पड़ा एक अलग से टैरिफ। तो हर कंट्री के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाए थे 2 अप्रैल को, लेकिन फिर वो 9 अप्रैल में उनको उन्होंने 90 दिन के लिए उनको पोस्टपोन कर दिया था। मतलब 31 जुलाई के लिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था उसको। तो ये जो टैरिफ लगे हैं अभी 1 अगस्त को, एक जी। अगस्त को जो अनाउंस किए हैं, वो कोई आकस्मिक नहीं है। ये उनका जो प्लान चल रहा था अप्रैल से, उसी का एक्सटेंशन है। तो दो बातें इसमें आगे बढ़ने के पहले कि ये टैरिफ WTO इनकम्पैटिबल हैं, क्योंकि ये MFN रेट जो भी कमिटमेंट था US का, उसको वायलेट करते हैं। और दूसरा ये है कि WTO अलाउ नहीं करता है कि आप हर कंट्री पे अलग टैरिफ लगाएं एक प्रोडक्ट के लिए। आपको सेम रखना पड़ेगा जब तक कि आपका उसके साथ में FTA नहीं है। तो ट्रम्प 2-3 जगह से WTO रूल्स को वायलेट आप कर रहे हैं। अजय जी, WTO की सुन कौन रहा है? नहीं नहीं, देखिए,
ये बात आपकी थोड़े हद तक सही है, लेकिन अगर इसको समझने के लिए हम इसको समझते हैं। देखिए, जी। आज हमारा जो दुनिया में ट्रेड हो रहा है वो $33 ट्रिलियन का हो रहा है। हम्म। और यूएस जो है करीब 15 से 20% ट्रेड यूएस के थ्रू गुजरता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जी। बाकी सारा ट्रेड डब्ल्यूटीओ रूल्स के अधीन हो रहा है। जो टैरिफ डब्ल्यूटीओ में कंट्रीज ने कमिट किए थे, वो एक दूसरे से उसी टैरिफ पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर इंडिया ने कहा है कि पूरी दुनिया से वो मोबाइल फोन 15% पर लेगा, तो पूरी दुनिया से 15 पे ही ले रहा है, किसी एक जगह हम्म। से 20 पे नहीं ले रहा है। यूएस को छोड़कर हर जगह डब्ल्यूटीओ रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा 80 to 85% वर्ल्ड ट्रेड आज भी डब्ल्यूटीओ रूल्स के तहत चल रहा है। लेकिन डब्ल्यूटीओ वीक हुआ है। क्यों वीक हुआ है? जैसे कि अगर डब्ल्यूटीओ स्ट्रांग होता, 5 साल 6 साल पुरानी बात होती, तो आज जो यूएस कर रहा है, ऐसे केसेस हैं कि एक छोटा सा कंट्री यूएस के अगेंस्ट में गया डब्ल्यूटीओ में, और जो डब्ल्यूटीओ पैनल था उसने यूएस के अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया, छोटे कंट्री के फेवर में। जी। आज वो नहीं हो सकता है, क्योंकि यूएस ने पहला एक बहुत स्मार्ट काम किया कि जो उनका डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो अपेलेट बॉडी थी, उसमें जजेस होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट ही अप्रूव नहीं किया। तो अपेलेट बॉडी जो डिफंक्ट हो गई है, तो अपेलेट बॉडी डिफंक्ट हो गई तो फ्री फॉर ऑल हो गया, यूएस जो चाहे करे, कोई भी कंट्री जो चाहे करे। तो डब्ल्यूटीओ वीक हुआ है क्योंकि अपेलेट बॉडी काम नहीं कर रही है। बाकी जो डब्ल्यूटीओ के रूल्स हैं, 85% वर्ल्ड ट्रेड उनके अधीन ही हो रहा है। प्रोफेसर, आप डॉक्टर अजय श्रीवास्तव कह रहे थे कि अभी भी ज़्यादातर देश डब्ल्यूटीओ का जो ट्रेड है उससे कंप्लाई करते हैं, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अमेरिका नहीं करता है। आप पॉलिटिकल साइंस पे भी निगाह रखते हैं, अर्थशास्त्री हैं। जो ये मूव है अमेरिका का, ये बहुत जेन्युइन इकोनॉमिक चैलेंजेस से ड्राइव करता है, या फिर आपको लगते हैं कि ट्रेड डेफिसिट है इसलिए कदम उठाया गया है, या कोई और डायनेमिक्स आप इसमें देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो एक ख़राब चीज़ नहीं है। एक देश जो है वो एक कंपनी नहीं है, राइट। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जी। राइट। अगर मैं भारत से कुछ सामान अमेरिका ले जाता हूँ 1 लाख रुपए का, वो अमेरिका में बेचता हूँ, प्रॉफिट बनाता हूँ, और वहाँ से मैं कुछ सामान वापस भारत लेके आता हूँ और यहाँ वो बेचता हूँ 2 लाख रुपए में, तो मेरे कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिखाएगा। दो तरह के प्रॉफिट, एक तो यहाँ से जो सामान गया वो मैंने वहाँ ज़्यादा दाम में बेचा, वहाँ से जो सामान लेकर आया यहाँ के कंज्यूमर्स को वो इतना पसंद है कि वो उससे भी ज़्यादा दाम देने को तैयार है, तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिखाएगा। यहाँ मैं खुश प्रोड्यूसर, वहाँ का कंज्यूमर खुश, यहाँ का कंज्यूमर खुश। लेकिन अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स देखेंगे, उसमें भारत से 1 लाख का सामान गया, 2 लाख का सामान आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो नेगेटिव एंट्री होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमें ये नहीं बताता है कि एक देश की आर्थिक स्थिति क्या है। नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स खराब नहीं है, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अच्छा नहीं है। तो इसी चीज़ को एडम स्मिथ ने कई साल पहले अटैक किया था। तो आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये जो पूरा जो ट्रम्प कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, पीपल आर रिपिंग अस ऑफ, बाकी देश अमेरिका का एडवांटेज ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उनका देखने का जो नज़रिया है, उनका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है, उसी में बहुत गलतियां हैं। तो ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को शिफ्ट करना चाहते हैं, वो उसको एंजॉय करना चाहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, स्वयंभू बनना चाहते हैं। कई तरीके से उल्टा होने वाला है, क्योंकि चाइना का ये अभी ट्रम्प प्रेसिडेंसी से पहले ही, इनफैक्ट फर्स्ट ट्रम्प प्रेसिडेंसी के समय चाइना ऑलरेडी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर रहा था, जो लोग व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने की चाइना की कोशिश थी। तो चाइना रोड्स बना रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, ट्रेड रूट्स सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। और चाइना एक बहुत बड़ा सप्लायर है दुनिया के कई सारे राष्ट्रों में उनकी सामग्री बनाने में, राइट। तो एक तरीके से अमेरिका का जो ट्रेड लीडरशिप है, उसमें से अमेरिका को नुकसान ही होने वाला है। लेकिन एक बात है जो ट्रम्प कह रहे हैं जिसमें सच्चाई है, और बहुत बड़ी सच्चाई, जो कि ये है कि इंडिया जैसे जो राज्य हैं वो काफ़ी सारे कमोडिटीज़ में बहुत ही हाई लेवल ऑफ टैरिफ्स उन्होंने रखा है, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल कमोडिटीज 20-30% से लेके 100% तक टैरिफ्स हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन गुड्स और यूरोपियन गुड्स, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर गुड्स, इंडियन मार्केट्स में एंटर नहीं कर पा रहे, और उससे नुकसान हमारा ही है। इन टैरिफ से हमें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, हमारे कंज्यूमर्स को नुकसान ही हो रहा है इन टैरिफ से। अच्छा अजय जी, एक सवाल पूछने का बड़ा मन कर रहा है कि हम आप जब बाकी
साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उसके ऊपर मेहरबानी कर सकते हैं 19% टैरिफ लगा के, तो ये गुस्सा भारत पर क्यों? कोई मतलब कुछ और अभी आप इसमें देखते हैं या आपको लगता है कि प्योर इकोनॉमिक बेसिस है इसका? नहीं नहीं, गुस्सा टैरिफ को लेकर मुझे नहीं लगता है गुस्सा है। उन्होंने देखिए पहले भी 26% लगाया था, 1% कम कर दिया। ठीक है। हम्म। उनका गुस्सा थोड़ा दिखता है। जो पेनल्टी की बात की, आज तक बताया नहीं कितनी पेनल्टी लगेगी, हमको पता भी नहीं है। हमारे एक्सपोर्टर जो भेजेंगे सामान 7 तारीख से, वो कितना टोटल रहेगा हमको पता नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं पेनल्टी रहेगी। तो हम एज्यूम करते हैं जब तक पेनल्टी की बात वो स्पेसिफाई नहीं करते हैं, वो ज़ीरो रहेगी। अब देखें तो साउथ ईस्ट एशिया में मैक्सिमम कंट्रीज ने तो उनके साथ में समझौता कर लिया है। हम्म। जापान ने डील कर लिया है सेक्रीफाइस करके, इंडोनेशिया ने कर हम्म। लिया है, साउथ कोरिया ने कर लिया है, जी। फिलीपींस ने कर लिया है, हम्म। वियतनाम ने कर लिया। इस सब ने डील कर लिया और हैवी सेक्रीफाइस की। अपना पूरा सेक्टर उन्होंने, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर सारा का सारा खोल दिया है। कमिटमेंट कर दिए हैं कि वो बहुत सारा बोइंग लेंगे, बहुत सारा ऑयल लेंगे, गैस लेंगे। जापान ने तो ये भी कहा है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट $550 बिलियन का लेंगे। प्रॉफिट भी 10% लेंगे, 90% ट्रांसफ़र कर देंगे यूएस को। तो इन सब ने बहुत प्रेशर ने बहुत हैवी सेक्रीफाइस की है, इसलिए उनके टैरिफ कम क्यों हुए हैं। लेकिन ज़ीरो तो नहीं हुए ना। जापान को 15 देना है, इतना सब देने के बाद में। इसको हम्म। वियतनाम को 20 देना है, फिलीपींस को 20 देना है, इंडोनेशिया को 19 देना है। भाई इनके हमसे थोड़े ही कम है, 5-6% ही तो कम है इन लोगों के टैरिफ, जी। और जी। इतने सेक्रीफाइस के बाद भी। तो हम्म। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि ट्रम्प हमारे साथ हार्श हुए हैं। उन्होंने तो हम्म। अभी भी एक कैरेट लटका रखा है कि ट्रेड हम्म। डील कर लो तो हम कर देंगे। उसमें अब हमको देखना ये है कि इतना सब सेक्रीफाइस करने के बाद में अगर वो 25 का 20 करते हैं तो इज इट वर्थ डूइंग, वो हमारे हम्म। नेगोशिएटर्स को देखना पड़ेगा। हम कहाँ मतलब कहीं लगता है आपको कोई हल्की सी चूक हुई है या समझ में नहीं आ रहा है? हमारे निगोशिएटर्स अभी 2 हफ्ता पहले वहाँ से निगोशिएट करके लौटे हैं। पिछले 3 महीने में कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में ट्रम्प साहब का एक तरफा घोषित करना, ऐसे लगता है कि जैसे या तो हम कमज़ोर बैठे हैं, हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, या हम बिल्कुल गिव इन करने को तैयार हैं। नहीं, वो बेचारे क्या करें, बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बहुत सारा टाइम, उनकी टीम ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया है, रिजल्ट हम्म। नहीं आ रहा है। हम लोग अड़े हुए हैं कि हम एग्रीकल्चर नहीं खोलेंगे, डेयरी नहीं खोलेंगे। तो वो बहुत परेशान है, उनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि थोड़ा हमारे ऊपर प्रेशर करना चाहते हैं इस तरह का बकबक करके, लेकिन वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं ये सब कह के। मैं हम्म। तो इसके ज़्यादा और हम्म। ज़्यादा अनाउंस कर दिया। तो एक हम्म। खबर ये आ रही है कि शायद ट्रम्प एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा इंडिया से भी हो जाए, उनको हमारे यहाँ से भी प्राइम मिनिस्टर साहब कॉल करें या वो कॉल करें और डील अनाउंस कर दें, क्योंकि निगोशिएटर्स तो अपने लेवल पे कर चुके थे। अब वो एक्स्ट्रा कुछ लेयर चाह रहे थे, जैसे कि जापान ने ऑफर किया कि इतना हम बोइंग ले लेंगे। शायद वो ऐसा चाह रहे थे हमारे यहाँ से। जी। वो हमारे यहाँ के लोग बहुत ही स्मार्टली, मेरे ख्याल से हम्म। हम सब लोगों ने लिखा भी था, मैंने जी। 2-3 बार इस बारे में लिखा कि कैसे वियतनाम इंडोनेशिया में प्रॉब्लम हो रही है। नेगोशिएटर जी। ये कह रहे हैं और हम लोग को इस झगड़े में फंसना ही नहीं चाहिए ट्रम्प की ट्वीट और ट्रुथ सोशल चक्कर में। हमको तो हम्म। कहना चाहिए ज्वाइंट स्टेटमेंट होगा, दोनों तरफ अप्रूव होगा तब होगा। हम्म। तो हम्म। शायद हमारे यहाँ से कॉल वॉल ली नहीं गई टॉप हम्म। लेवल पर। तो वो बेचारे बहुत परेशान हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कि हर जगह तो हमने टॉप लेवल से बात करके नेगोशिएटर प्लस 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 डील हासिल कर ली। इंडिया तो बहुत ही स्मार्ट निकली, यहाँ की लीडरशिप ये झांसे में आए नहीं। तो शायद ये सब जो ट्वीट्स हैं उनकी ट्रुथ सोशल पर इधर उधर की, सब उनके फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी अनरियलिस्टिक, वो पूरी नहीं हुई है। तो उनका बेचारों का गुस्सा। चलिए सर, आते हैं आपके पास दोबारा से अजय जी। प्रोफेसर, एकदम नेचर देख कर लग रहा है कोई किसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, किसी एक ऐसे ही व्यक्ति ने शुरू किया होगा जो दिखने में नहीं तो बिहेव करने में ट्रम्प जैसा ही रहा होगा। मैं ऐसा मान के चलता हूँ। अ, अभी जिस तरह से उनका बिहेवियर है, मतलब कोई भी एक मतलब जो जो जिसकी अच्छी बुद्धि काम कर रही हो, विवेक काम कर रहा हो, वो इस तरह की न बातें कर सकता है, न उस तरह से बर्ताव कर सकता है, न उस तरह के एक्शन ले सकता है। पर एनीवे, वो एक डेमोक्रेसी के बॉस हैं। जो इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट के व्यू से अगर आप देखिएगा, तो दो ये टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया है, न केवल इंडिया पर बल्कि 10% से लेकर 41% अक्रॉस डिफरेंट 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 कंट्रीज। कंट्रीज, in terms of prices, in terms of jobs, in terms of consumer behavior in America,
ये कैसा बदलाव दिखेगा? एम्प्लॉयमेंट रेट देख रहे हैं वहाँ पे बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन अप है, खासकर पिछले 2 महीने में। कहाँ जाता हुआ देखते हैं अमेरिका की इकोनॉमी को? तो आज तो एम्प्लॉयमेंट नंबर्स निकले हैं यूएस के, कल कल निकले थे। तो उन्होंने जो जिस स्टैटिस्टिशियंस ने नंबर रिलीज करा था, उन्होंने उस स्टैटिस्टिशियन को ही नौकरी से निकाल दिया। सो एक तरीके से आपने कहा ट्रम्प दुनिया की एक बड़ी डेमोक्रेसी के हेड है। लाइक वो डेमोक्रेसी, इट लुक्स लेस एंड लेस लाइक अ डेमोक्रेसी एज द डेज गो बाय। मैं एक चीज़ में टिप्पणी करना चाह रहा था। आपने प्रोफेसर श्रीवास्तव से क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया अनप्रिपेयर्ड था क्या। एक बहुत ही फंडामेंटल तरीके से इंडिया अनप्रिपेयर्ड था। ये पूरा जो निगोशिएशन है वो रुका है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ पे। अब एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का इशू है कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही अनकम्पिटिटिव है, राइट। तो अगर वहाँ से कमोडिटीज़ आएंगी तो यहाँ के कमोडिटीज यहाँ के ये क्लियर नहीं टिक नहीं पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों नहीं टिक पाएंगे, ये क्यों अनकम्पिटिटिव है, राइट। क्योंकि इनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है। सवाल ये उठता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों हाई है? क्योंकि प्रोडक्शन करने के तरीके बहुत इनएफिशिएंट हैं। अभी भी छोटे लैंड पार्सल्स हैं, अकेला किसान है, लार्ज कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं है, राइट। हम हमेशा दिल्ली की तरफ देखते हैं कि दिल्ली रिफॉर्म करे, बट अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर देखें, इसकी जो ज़्यादातर चीज़ें रिफॉर्म करने की हैं वो स्टेट लेवल पे हैं। और पिछली बार जब दिल्ली ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने की कोशििश करी तब भी नहीं हो पाया। तो एक हम फंडामेंटल तरीके से हम अनप्रिपेयर्ड हैं, राइट। तो ये एक इशू है। बट अमेरिकन कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट यूएस में बढ़ चुका है, क्योंकि स्टील इंपोर्ट और जो कुछ मटेरियल इंपोर्ट, कंज्यूमर्स जो अमेरिकन एवरेज हाउस होल्ड है, कुछ रिपोर्ट्स में लिखा आ रहा है कि उनका ईयरली एक्सपेंडिचर $1,000 से $3,000 तक $2,000 बढ़ेगा, राइट। तो अमेरिकन प्रोड्यूसर परेशान है, अमेरिकन कंज्यूमर परेशान है। और ये क्लियर नहीं है मेरे माइंड में कि ट्रम्प ये जो स्ट्रैटेजी है ज़्यादा दिन इसी तरह से आगे ले जा पाएंगे, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट बढ़ रहा है। उनका ये एक निगोशिएशन तरीका है जो वो प्राइवेट इंडस्ट्री में यूज़ करते थे, कि पहले बहुत बहुत कम दाम बताएंगे अगर कुछ खरीदना हो तो दूसरा व्यक्ति सोचेगा अरे इतना कम दाम, तो वो थोड़ा बहुत वो व्यक्ति भी नीचे आएगा। तो इनका ये जो एक निगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी है जो एक प्राइवेट सेक्टर और उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में काम करता था, राइट, एक दूसरे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही स्ट्रेंज लगता है। एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है, ओबामा जापान गए थे और ट्रम्प जापान गए थे। तो जापान में एक सेरेमनी होता है जहाँ जापानीज प्रीमियर के साथ आप मछली को खाना खिलाते हैं। तो थोड़ा सा खाना लेते हैं और धीरे धीरे मछली को डालते हैं। तो अब देखेंगे जापानीज प्रीमियर के साथ, आई थिंक आबे उस टाइम पे प्रीमियर थे, ओबामा खाना खिला रहे धीरे धीरे। ट्रम्प गए और वो पूरा खाना एक साथ डंप कर देते हैं। तो एक सेंस ऑफ कल्चरल सेंसिटिविटीज बहुत कम है इस व्यक्ति के, और इन सम सेंसेस जो कमर्शियल एरिया में जो उनको थोड़ा बहुत सक्सेस मिला, राइट, वो बिहेवियर्स इंटरनेशनल सीन पे बहुत ही स्ट्रेंज लग रहे हैं। अच्छा, नहीं, एक शब्द है न्यू मर्केंटाइलिज्म। डू यू एग्री विद दैट? और ये कहते हैं कि कुछ लोग ये उसकी वापसी है न्यू मर्केंटाइलिज्म की, और हिंदुस्तान के लिए इसका क्या अर्थ है? मतलब हाउ इट विल इम्पैक्ट, इट विल हैव इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया। नियो मर्केंटलिज्म और मर्केंटलिज्म वो आइडिया है कि एक देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति हम इससे जान सकते हैं कि वहाँ कितना सोना है, राइट, या वहाँ कितने नोट हैं। वो गलत इसलिए कि हम देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति हम इससे जांचते हैं कि वहाँ कितनी सामग्री है, कंज्यूमर्स के पास कितना सामान है, राइट। बहुत सारे नोट प्रिंट कर दें या बहुत सारा सोना रख लें, इससे देश अमीर देश नहीं बन जाता, राइट। तो नियो मर्केंटलिज्म की वापसी अब एक तरीके से हो नहीं सकती, चाहे कोई भी व्यक्ति चाहे, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें सारे देश इतने क्लोजली इंटरकेटली लिंक्ड हैं। एक देश में एक फैक्ट्री जो बनाता है वो दूसरे देश का इनपुट यूज करके बनाता है, और इतनी गहराई से वो जुड़ा हुआ है कि कोई भी अगर देश चाहे भी वो ट्रेड सिस्टम से दूर नहीं जा सकता, उसमें जुड़े रहना ही पड़ेगा। तो अब दुनिया के देश इतनी ज्यादा जुड़ चुकी हैं कि अब नहीं हट सकती। सेक्टर्स और प्रोडक्ट्स थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई करिएगा कि कौन कौन से हैं जो प्रभावित होंगे, और इंडिया ऑन द होल कितना प्रभावित होगा? देखिए, तो हमारा एक्सपोर्ट तो प्रभावित होने वाला, गुड्स का एक्सपोर्ट तो प्रभावित होने वाला है। मेरे ख्याल से 1/4 तो कम से कम एक साल में गिरेगा। हमारा FY ये फिस्कल जो लास्ट फिस्कल था 25 का, उसमें एक्सपोर्ट करीब $85 बिलियन को था, और वो एक्सपोर्ट करीब समझ लिए कि 25% गिरेगा अगले साल में, एक साल के अंदर। तो कुछ इसको हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्टर वाइज क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, कुछ सेक्टर में कोई भी टैरिफ नहीं लगा है दुनिया भर के लिए, वो सेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है,
जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में अभी तक नहीं लगाया उन्होंने, और सेमीकंडक्टर, नॉट फुल इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर में नहीं लगाया, उसके पार्ट्स में नहीं लगाया है। स्मार्टफोन का अभी मुझे पता नहीं है कि लगाया है कि नहीं लगाया है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं लगाया है, वो चेक करना है। ठीक है, जी तो ये जी। सेक्टर से जहाँ पर इनका जो एक्सपोर्ट है हमारा वो बरकरार रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। फिर कुछ सेक्टर में बहुत अधिक ड्यूटी लगाई है, लेकिन सबके ऊपर सेम लगाई है। जैसे कि आयरन एंड स्टील है, पूरी हम्म दुनिया को 50 देना है, एफटीए हो या ना हो आपका, ठीक है। हम्म। ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट के ऊपर 25% ड्यूटी लगाई है। केवल हम्म जापान के लिए और यूरोप के लिए उन्होंने 15 किया है, बाकी पूरी दुनिया को 25 देना है उसमें। हम्म। अब जो लेकिन बाकी सेक्टर्स हैं उसमें कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ प्ले करेंगे। जिसका अधिक है उसको ज़्यादा फायदा, उसको ज़्यादा नुकसान होगा। जिसका कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ कम है उसको कम नुकसान पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि हम एक जेंट शर्ट्स भेजते हैं यूएस को इंडिया से, हम्म तो उनका पहले तो जो बेस टैरिफ है, इसको हम एमएफएन टैरिफ कहते हैं। तो एमएफएन टैरिफ जो है उनका 12% है शर्ट के ऊपर। हमारा कंट्री स्पेसिफिक हो गया 25%। 12 + 25 होगा 37%, तो हम 37% देंगे। बाकी कंट्री कितना देंगे? चाइना देगा 30 + 12 42%, तो हम चाइना के कंपेरिजन में ठीक ठाक है। लेकिन बांग्लादेश का कंट्री स्पेसिफिक हमसे कम है, वियतनाम का 20 है, हमसे कम है। तो हम्म। हमारे कंपटीशन काफ़ी बढ़ेगा बांग्लादेश से और वियतनाम से, और हम अपना मार्केट शेयर लूज करने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस सेक्टर में। ये जो जेंट शर्ट का एग्जांपल दिया, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं पूरे अप्रैल सेक्टर के ऊपर। पूरा जी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको कर सकते हैं। जी 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 सेम जी। अप्लाई होगा लेदर के ऊपर, वहाँ भी ऐसे ही 12% जगह 15% आप कर लिए। लेकिन यही मोटा मोटा यही सप्लायर कंट्रीज हैं, और चाइना एंड वियतनाम मोस्टली, एंड सिंगापुर तो केवल अप्रैल टेक्सटाइल्स में ही है ना। फिर आ जाते हैं, हमने फार्मा की बात कर ली, वहाँ कोई फर्क अभी नहीं पड़ेगा। फिर देखिए, एक एग्रीकल्चर में आते हैं, तो हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है, करीब $2.5 बिलियन का श्रिम्प्स का। तो 2 बिलियन की तो फ्रोजन वनमई श्रिम्प जाती है, और करीब आधा बिलियन $500 मिलियन की प्रोसेस्ड श्रिम्प जाती है। अब उसमें एमएफएन टैरिफ तो ज़ीरो है, तो 25% हम देंगे। बाकी क्या है, हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है यूएस में हम्म। कनाडा। कनाडा का शेयर करीब 20% है। उसके बाद में चिली है, हमारा तीसरा नंबर है। अब कनाडा का तो पहले से ही उनके साथ एफटीए है यूएस के साथ में, और कनाडा का टैरिफ कितना अभी तक डिसाइड नहीं किया है। नहीं अजय जी, मेरे ख्याल से 35% नहीं, 35%। कनाडा 35%। अच्छा ठीक है, तो अब हाँ। बेसिक यही कैलकुलेशन है कि जी जी। अगर जो मेजर सप्लायर्स हैं उनका हमें देखना पड़ेगा कंट्रीज पे टैरिफ कितना है, हम्म और वो अगर हमसे कम है तो हमें प्रेशर आएगा। तो हम्म। मुझे लगा कि चिली का भी कम है, कनाडा का मैं श्योर नहीं हूँ अभी। तो हमें उस तरह से देखना पड़ेगा। सेम सेम वे में हमको सारे देखने पड़ेंगे। उसमें तो मोटा मोटा जो है हमको मेरे हिसाब से जो ब्रॉड कैलकुलेशन किया है, करीब 25% हमें एग्जिस्टिंग कंडीशंस में धक्का लगेगा। लेकिन वो ट्रम्प साहब कह रहे हैं जो भी कंट्री ट्रेड डील कर लेगा उसका टैरिफ कम हो जाएगा। तो देखते हैं कब तक चलता है। प्रोफेसर, जैसे क्वांटिटेटिवली स्पीकिंग, जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है वो इंडिया के ट्रेड पे, वो कितना बड़ा आपको दिखता है? और जो मैं बल्कि अर्निंग्स की भी बात करूंगा, कंपनियों के आने वाले टाइम में देखेंगे, चाहे बड़ी कंपनी हो या इवन एमएसएमईज वगैरह, हमारे यहाँ काफ़ी इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक्सपोर्ट टारगेट, इससे हमारा कितना इम्पैक्ट होगा? मैं आपको बता दूं, $132 बिलियन का कारोबार है हमारा यूएस के साथ 2024-25 में, और इसको $500 बिलियन करने का हमारा लक्ष्य था 2030 तक। एक्सपोर्ट हमारा कैसे गड़बड़ाएगा? ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि जब एक देश टैरिफ लगाता है सो उस देश की तरफ एक्सपोर्ट्स कम होंगे, लेकिन हो सकता है दूसरे देशों की तरफ एक्सपोर्ट बढ़े। तो एक ट्रेड डिस्ट्रक्शन के साथ ट्रेड क्रिएशन भी होता है दूसरी देशों की तरफ। सो यूएस की तरफ एक्सपोर्ट्स ज़रूर घटेंगे, लेकिन हो सकता है कॉम्पनसेटिंगली दूसरे देशों की तरफ एक्सपोर्ट्स बढ़े। अब कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो सब पहले से कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरी चीज़ है कि बहुत लोग व्यापार में और बहुत अलग तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा चेंज एआई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आते ही बहुत सारे इंडियन कंपनीज डाउन साइज कर रहे हैं। कई कंपनीज तो शट डाउन करने की स्थिति में आ गए, क्योंकि
फॉर इंस्टेंस 90s और 2000s में आपको याद होगा जो इंडियन ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वगैरह था, अमेरिकन के लिए टैक्स फाइल करना, ये लो एंड जॉब्स, अब वो सारा तो AI ले जाएगा। तो बहुत सारी चेंजेस एक साथ आ रहे हैं, ये तुम कहना मुश्किल हो जाएगा। 2-4 साल बाद जब डेटा आएगा तब भी कहना मुश्किल हो जाएगा कि कितने चेंज ये टैरिफ की वजह से है और कितना चेंज AI की वजह से है। तो ये बहुत ही अभी प्रोफेसर हम लोग ठीक आप बहुत ही जल्दी देखेंगे द वर्ल्ड विल बी मोर वरीड अबाउट नॉट एंगेजिंग विद चाइना देन चाइना वरीड अबाउट नॉट एंगेजिंग विद द वर्ल्ड। दैट इज हाउ डीप देयर सप्लाई चेन एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इंडियन इकोनॉमी इज नोवेयर क्लोज, दे रिमेन अनअफेक्टेड, वेल नॉट एंटायरली अनअफेक्टेड बट या आई मीन यू नो एंड यू कैन सी इसका कॉन्सिक्वेंस भी आप देख सकते हैं। हमने इंटरनल रिफॉर्म्स नहीं करे कई सालों से और बहुत मुश्किल है यहाँ रिफॉर्म्स करना, उसकी भरपाई आज हम कर रहे हैं। और हमारा जो गवर्नमेंट है आप ऑलरेडी देखेंगे उसके स्टेप्स, इनफैक्ट इट्स वर्स देन व्हाट यू से। 2 गवर्नमेंट कंपनीज हैव ऑलरेडी रशियन ऑयल स्पॉट मार्केट्स में वो शायद नहीं खरीद रहे हैं, एटलीस्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ये आ रही हैं। अभी कुछ दिनों बाद हमें कंफर्म्ड रिपोर्ट्स आएंगी न्यूज़पेपर रिपोर्ट से 2 इंडियन कंपनीज नहीं खरीद रही हैं स्पॉट मार्केट। सो एक तरीके से हमारी जो कमर्शियल पॉलिसीज़ हैं, इट इज़ आई मीन डिक्टेट तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, लेकिन आई मीन इन सम सेंसेस ट्रम्प इज़ हैविंग अ मैसिव इन्फ्लुएंस कि हम कहाँ से तेल खरीदें, हम कहाँ से गैस खरीदें। दिस इज़ अ वेरी स्टॉर्ट। सही है गलत है? गलत है। हमें दबाव में आना चाहिए, हमें नहीं आना चाहिए, हमें दबाव में नहीं आना चाहिए। हम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? हम आ रहे हैं क्योंकि हमारी 2 गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज रशियन ऑयल स्पॉट मार्केट नहीं खरीद रहे हैं। इनफैक्ट हम तो मेरे ख्याल से रशिया के साथ बहुत कम हम दबाव में आ रहे हैं, हम दबाव में आ रहे हैं। अजय जी सर एक बार बताइए कि क्या हम हिंदुस्तान को रिटेलिएटरी टैरिफ के तरफ जाना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। देखिए ट्रम्प का क्या है ना, 25% आज है, हमारे अगेंस्ट अकेला नहीं है, पूरी दुनिया अगेंस्ट लगाया हुआ है। ठीक है, अब पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा है तो आप थोड़ा वेट करिए ना, आप अकेले क्यों चक्कर में पड़ते हैं? नंबर 1। नंबर 2 जो है अभी वो और भी टैरिफ लगाएंगे, जैसे उन्होंने कहा कि पेनल्टी लगाएंगे हमारे ऊपर, रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं इसलिए पेनल्टी लगेगी, ब्रिक्स के मेंबर इसलिए पेनल्टी लगेगी। मालूम है उन्होंने ब्राज़ील के ऊपर क्यों लगाई 50%? एक रीज़न उसमें था कि ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट बहुत सारे रिक्वेस्ट देती है एक्स को और ट्विटर को कि वो एंटी ब्राज़ीलियन कंटेंट टेक डाउन कर ले, तो इंडिया तो मैक्सिमम देता है इस तरह की रिक्वेस्ट, एक्स को हमेशा भेजता रहता है इस तरह की रिक्वेस्ट, झगड़ा चलता रहता है। तो ट्रम्प तो 2-3 महीने में देखिएगा कितना लगाता है, तो एक बार सारा देख लेते हैं कितना लगाते हैं, किस हद तक वो उठते हैं गिरते हैं, और फिर ठंडे दिमाग से 6 महीने के बाद में देखेंगे क्या करना है। अभी तो तमाशा देखते हैं। चलिए, जो लॉस हो रहा है इससे हमारा या जो होगा पोटेंशियल लॉस इस टैरिफ से, अजय जी जैसे हमने FTA किया यूके के साथ, हम EU से बात कर रहे हैं, दुनिया के और देश है जिसके साथ हम FTA पे बातचीत करें, तो क्या इसको एक लेसन मानकर ट्रेड को हम उधर ट्रेड का फ्लो बाकी जगहों पे बढ़ा सकते हैं ताकि इस क्राइसिस को मिटिगेट किया जा सके? बढ़ाना चाहिए, बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे? तो मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से इस तरह के काफ़ी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं कि FTA पार्टनर्स में बढ़ा देते हैं, यहाँ बढ़ा देते हैं, वहाँ बढ़ा। नहीं, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ये सब थियोरेटिकल चीज़ें हैं और फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, इतना आसान नहीं है। जहाँ जो जा रहा है वहाँ बढ़ाना जो है, जब तक आप अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल नहीं चेंज करोगे थोड़ा अच्छे, जैसे कि विपिन जी ने बहुत सही बताया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे डीप मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं। आप कुछ भी बनाते हैं अच्छी चीज़ तो आप इंपोर्टेड चीज़ें लाते हैं, असेंबल करते हैं और बना लेते हैं। डीप मैन्युफैक्चरिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है आपका। और ये जो बातें हो रही है ना कि यहाँ भेज देंगे, यूरोप में भेज देंगे, FTA जल्दी कर लेंगे, FTA पार्टनर में अधिक हो जाएगा, अफ्रीका टारगेट कर लेंगे, नहीं नहीं, ये सब बातें हम लोग 20 सालों से करते चले आ रहे हैं बिना किसी रिजल्ट के। हम पीछे मुड़ के देखते नहीं। आप अगर देखो ना, 20 साल पहले भी ऐसी बातें करते थे, 10 साल पहले भी करते थे, 5 साल पहले भी करते थे। तो अभी पिछले 3 दिनों में बाढ़ आ गई ऐसे आर्टिकल्स की, बड़े बड़े लोग लिख रहे हैं ये कर लो वो कर लो। नहीं नहीं, ये सब खाली बातें हैं, ऐसे नहीं बढ़ता है एक्सपोर्ट। जी प्रोफेसर अजय जी कह रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग, डीप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, इसकी चर्चा भी आपने की। क्या यहाँ से हम एक संकेत ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं कि हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है? मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आज शुरू करके 2 साल में आप उत्पादन नहीं कर सकते, आपको कम से कम 3 से 5 साल का वक्त चाहिए कम से कम। उसके बाद आप एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको रैंप अप कर सकते हैं। क्या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को रैंप अप करने का टाइम आ गया है, और ताकि हम अपना जो एक्सपोर्ट जो हमारा हाई रिस्क पे अभी
उसको थोड़ा सा कम किया जाए? हाई रिस्क में बिल्कुल पवन जी, आपने एकदम सही कहा। एक्सपोर्ट्स का हाई रिस्क ही नहीं, एक राष्ट्र तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक वो आर्थिक तौर पे मजबूत ना हो जाए जी। और आर्थिक मजबूती कई हद तक मैन्युफैक्चरिंग से आती है, राइट। तो आज अगर इंडियन गवर्नमेंट ओन कंपनीज रशिया का ऑयल ले ना लें, ये अमेरिका के सुझाव पे डिसाइड कर रहा है, ये दिखाता है कि हम आर्थिक तरीके से मजबूत नहीं है जी। और इसलिए हम स्वतंत्र भी नहीं है एक तरीके से, राइट। तो अब मैन्युफैक्चरिंग को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है, इसके जो रिफॉर्म्स हैं ये सिर्फ दिल्ली नहीं कर सकता। अब जो पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं, नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट से लेके आज के मोदी सरकार तक जो अलग अलग सरकारें आई हैं, दिल्ली रिफॉर्म्स करता है और दिल्ली स्टेट का आर्म ट्विस्ट करता है कि अगर आप भी रिफॉर्म करेंगे तो हम आपको पैसा देंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि स्टेट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अब आप मैन्युफैक्चरिंग देखें, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी देखें, लैंड देखें, ये सारे स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, राइट। और स्टेट्स छोटा कदम आगे लेते हैं, एक कदम आगे दो कदम पीछे। बिहार में आपका जो स्टेट है, बिहार में इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स हुए कि ठीक है प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन बिहार का तो मैं एक्सपर्ट हूँ। आपको पता होगा वहाँ प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी जो उनका गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसमें से जब कंज्यूमर्स जा रहे थे, कंज्यूमर्स मतलब जो, तो ये कहा गया कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और आप ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोई कंज्यूमर आपसे लेता है तो आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसा देंगे। ये इसी तरह से होगा अगर मारुति ने गाड़ी बनाई और कोई होंडाई नहीं लेता है तो मारुति होंडाई को कंपनसेट करेगा कि आपका कस्टमर छोड़ के हमारे पास आ गया। इस तरह से काम नहीं होता। तो बहुत ही जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग चेंज के लिए स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। प्रोफेसर साहब कह रहे थे अजय जी कि इस देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की जरूरत है, तो मैं उस पर मेरा कहना है कि देश को पता नहीं ज़रूरत है कि नहीं, बिहार को तो ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की। वहाँ पे सबसे पहले उनको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहिए। तभी वहाँ चुनाव आने वाला है तो अभी कोई इस पर बात नहीं होगी। फिलहाल मैं आपको एक सवाल और करता हूँ अजय जी, कि जो प्रोटेक्शनिज्म है और जो ग्लोबल सप्लाई चेन जो थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेड स्ट्रेटजी है, इंडिया को कैसी लॉन्ग टर्म ट्रेड स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए सर इस वक्त? देखो, इंडिया को ट्रेड स्ट्रेटजी मैं तो रिस्क करके बोलूँगा कि भूल जाना चाहिए सब क्या होता है। सब सेकेंडरी टर्शरी चीज़ें हैं। अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे, आईफोन जैसा प्रोडक्ट बनाओगे, बिना ट्रेड स्ट्रेटजी के बिकेगा आपका, ठीक है। खराब जी। प्रोडक्ट बनाओगे, कितनी भी ट्रेड स्ट्रेटजी कर लो, कितने भी एफडी कर लो, नहीं बिकेगा। हमारी प्रॉब्लम है कि लो एंड के प्रोडक्ट हम बनाते हैं और ट्रेड स्ट्रेटजी में ज़्यादा टाइम हम देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस क्वालिटी में कम टाइम देते हैं। पूरे नेशन का डिस्कोर्स जो है वो चेंज करके बैक टू द बेसिक्स लाना पड़ेगा। वो हमें अपनी कॉस्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स कम करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स कम करना पड़ेगा। बिजली नहीं आती है, लोगों को अपने लोकल पावर प्लांट अपने प्लांट के अंदर लगाने पड़ते हैं, कैप्टिव पावर प्लांट जिनको बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें से दाम बढ़ते हैं, क्वालिटी कम होती है और फिर हमारा इंटरनेशनल मार्केट खराब होता है। देखो, न केवल आपका एक्सपोर्ट कम होता है, आपका डोमेस्टिक मार्केट भी जो है, बाकी देशों का इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा, फिर आपकी जो डोमेस्टिक मार्केट में भी आपकी चीज़ नहीं बिकेगी। इसीलिए चाइना का इंपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो सारा जो डिस्कोर्स है वो मेरे हिसाब से ये ट्रेड वेट से चेंज करके, ट्रेड इंपॉर्टेंट है लेकिन ट्रेड से चेंज करके पहले मैन्युफैक्चरिंग में लाइए, आप पहले रिफॉर्म्स में लाइए। ये उसके बाद में ट्रेड तो ऑटोमेटिक होगा। चाइना ने कहाँ ट्रेड डील किए थे, वो तो WTO का मेंबर भी नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग के दम पर उसने पूरी दुनिया में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया, नक्शा बदल दिया। बिल्कुल नक्शा बदल दिया। बाद में उसने FTA किए, सब किया बाद में, लेकिन वो सब बाद में, पहले उसने अपने आप को स्ट्रांग किया बाद में। हम जो है ट्रेड की ज़्यादा बात करते हैं कि शायद वो आसान है, पेपर की बात है, बातों की बातें हैं, ग्राउंड पे कुछ करना नहीं है। तो हमको थोड़ा सीखना पड़ेगा। प्रोफेसर एक सवाल आपसे सबसे पहले कि इंडिया को इस वक्त फाइन बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, जियो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स सबको लपेट लेंगे तो कैसे US के साथ बढ़िया संबंध भी, स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करके रखा जाए और अपना ट्रेड इंटरेस्ट भी हम लोग बचा सकें? क्या ये पॉसिबल है? कर सकते हैं? करेंगे? कैसे होगा? डेफिनेटली पॉसिबल है। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि हमारा अभी कॉन्फ्लिक्ट और इशू ट्रंप के साथ है, US के साथ नहीं है। ट्रंप अगले कुछ साल प्रेसिडेंट रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। इंडिया का बहुत बड़ा डायस्पोरा US में है, बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं, वापस आते हैं। बहुत ही दोनों के आपस में संबंध बहुत ही, एक तरीके से देखा जाए तो खराब नहीं, अच्छे हैं। उसी तरह से हमारे रूस के साथ भी संबंध अच्छे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अपनाई है कि हम दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे आगे ले जाएंगे, ये एक तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए। इस एपिसोड को एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए कि US के साथ कुछ बहुत ज़्यादा खराब हो गया, राइट। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा समय है इंटरनल रिफॉर्म्स
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 3.0 लाने का। एंड मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा मौका है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक हिस्टोरिक सर्टन मूव्स करने का। अब देखिए नरेंद्र मोदी इज बिकम द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, बट स्टिल इंदिरा गांधी हैज समथिंग ओवर हिम बिकॉज शी क्रिएटेड बांग्लादेश, ही वाज नॉट एबल टू क्रिएट बलूचिस्तान, बट इफ ही इज एबल टू डू, अगर वो एक कोई नई आर्थिक बहुत बड़े रिफॉर्म्स लाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में, राइट, तो ही विल गो डाउन इन द हिस्ट्री बुक्स। वो रिफॉर्म्स अगर हम ला पाएँ तो हमारे सेक्टर्स इतने कम्पिटिटिव हो जाएंगे कि ये टैरिफ्स आसानी से हटा सकते हैं और कोई इशू नहीं होगा। तो हमारा भी बेनिफिट होगा, हमारे कंज्यूमर्स का बेनिफिट होगा, प्रोड्यूसर्स का बेनिफिट होगा, अमेरिकन विल नॉट बी अपसेट एट अस क्योंकि उनके एग्रीकल्चरल कमोडिटीज यहाँ आ सकते हैं, हर तरीके से बेनिफिट होगा। लेकिन ये एक बड़ी सोच की ज़रूरत है। अजय जी, आखिरी सवाल आपसे कि इंडिया में जो भी इस टैरिफ के का जो इम्प्लीकेशंस होगा, उसका जो इमीडिएट इफेक्ट है उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, क्या उससे कैसे पार पा सकते हैं? हाँ, तो देखिए, पहली बात तो जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे कि एक्सपोर्ट स्कीम्स बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अनाउंस की जाती हैं, 3-3 महीने के एक्सटेंशन मिलता है। कुछ स्कीम्स जैसे इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, जहाँ पर लोगों को सस्ते में कर्ज मिलता है, वो स्कीम बंद कर दी गई है। उसको बहुत सारे स्मॉल एक्सपोर्टर, एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को यूज़ करते थे। या एक्सपोर्ट में जो रिफंड होता है जीएसटी का, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो सरकार यही कर सकती है कि जितना प्रोसेस है एक्सपोर्टर्स का वो स्मूथ कर ले, जिससे कि उनके थोड़ी कॉस्ट उनकी कॉम्पिटिटिव हो जाएं। सरकार की तरफ से काफ़ी डिलेज हैं, और सरकार ये भी सोच सकती है कि इस समय एक नई स्कीम शॉर्ट टर्म के लिए अनाउंस कर दे, जहाँ पर उनको 2-3% एक्स्ट्रा पैसे दे दे। जो भी स्कीम्स हैं उसमें 2-3% एक्स्ट्रा कर दे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो पहला काम तो यही कर सकती, नई स्कीम बना दे, 2-3% एक्स्ट्रा दे दे। दूसरा, जो भी प्रोसेसेस हैं यहाँ पर उनको फास्ट करे, कस्टम प्रोसेसिंग फास्ट करे इसमें, और जीएसटी रिफंड जल्दी करे उसमें। ये सब कर सकते हैं हम लोग। और अधिक तो मैं नहीं बात करना चाहता हूँ कि डिफरेंट कंट्री की स्ट्रेटजी चेंज करो, एफटीए कंट्री से बात करो, वो सब, क्योंकि सब लोग बात कर रहे हैं। मैं चूंकि सरकार में यही सब काम करता रहा हूँ 20 सालों से, मुझे ज़्यादा विश्वास नहीं उन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, जान आपने उस इंस्टीट्यूशन पे भी विश्वास आपको नहीं है कि आपको, आप जिसके साथ आपने काम किया है? नहीं, इंस्टीट्यूशन तो टॉप क्लास है, लेकिन ये स्ट्रेटजी जो है ना, जो लोग बातें करते हैं। अच्छा, स्ट्रेटजी पे विश्वास नहीं है। ओके, हाँ। एक प्रोफेसर, एक आखिरी सवाल की लॉन्ग टर्म सुझाव तो आपने दिया कि पहले हमें रिफॉर्म्स करने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पे बढ़ावा देना चाहिए, जैसा कि अजय जी कह रहे थे कि आप चाइना कौन सा बड़ा WTO का मेंबर नहीं था, उसने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई और दुनिया का इतना बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आपने दिया। अब एक शॉर्ट टर्म, अभी इमीडिएट भारत सरकार के ऊपर जो दबाव है, उससे कैसे, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट? राइट, तो आई मीन एक तो शॉर्ट टर्म है, एक शॉर्ट टर्म भी है। एक बहुत ही जो शॉर्ट टर्म होता है, जो डे टू डे और वीक टू वीक होता है, उसमें तो डिपेंड करता है कि आपके वहाँ किसके साथ रिलेशंस हैं, ट्रम्प को कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, आप उनमें से किन लोगों को जानते हैं। तो आप एक नेटवर्क के थ्रू जाके एक तरीके से प्रेसिडेंट्स को अपने सोशल रिलेशंस और सॉफ्ट रिलेशंस के थ्रू, आई मीन फॉर इंस्टेंस यू नो वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ इंडियन है, या अगर कोई और इंडियंस हैं जिनका इंडिया के साथ लिंक है, कल्चरल रिलेशनशिप है, क्या आप उनके थ्रू जाके एक सॉफ्ट तरीके से आवर टू आवर डिप्लोमेसी, हाँ, और काइंड ऑफ डिप्लोमेसी दैट डजंट अपीयर इन द न्यूज़पेपर्स, जैसे उनका जो वाइस प्रेसिडेंट की जो वाइफ हैं, उनके एक अंकल शायद IIT मद्रास में प्रोफेसर थे किसी टाइम पे, उनका वहाँ एक लेक्चर सीरीज भी है शायद। तो उस काइंड ऑफ रूट से क्या इनको अप्रोच करके एक काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म में ये कर सकते हैं। एक वो हो गया शॉर्ट टर्म, आपका जो डेली वीकली बेसिस वो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू होता है, राइट। एक हो, अगर वो करना है तो ये भी ज़रूरी है कि हम बम्बास्टिक स्टेटमेंट्स पब्लिकली रिलीज करके चीज़ों को और प्रोवोकेटिव ना बनाएं, राइट। सेकेंड चीज़ जो है एक शॉर्ट टर्म, वो उसमें हो गया अगर हम अपने जो पोर्ट्स वगैरह हैं उनको रोबस्ट बनाएं, तो हमारे यहाँ से जो शिपिंग आउट का टाइम है वो अभी भी बहुत लेंथी है, और टर्न अराउंड टाइम कम हो जाए। ऑल्दो पिछले 10 साल में 5 साल में कम हुआ है, जैसे जो नए पोर्ट्स बने हैं, लेकिन वो अभी भी कम हो सकते हैं, राइट। हम एक्सपोर्टर्स का कॉस्ट कम होगा, राइट। सो जो टैरिफ से जो नुकसान हो रहा है वो ये कॉस्ट कम होने की वजह से वो कंपनसेट होगा, कुछ नहीं मिल जाएगी, और सिर्फ यूएस की तरफ नहीं मिलेगी और देशों की तरफ मिलेगी, राइट। फिर एक तरीके से जो अभी जो एक इंडियन गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक आउटरीच करा था, इंटरनेशनली बहुत सारे दूध बेचे थे आफ्टर दिस स्क्रिमिश विद पाकिस्तान, वो एक पॉलिटिकल आउटरीच था। इस तरह से एक इकोनॉमिक आउटरीच भी किया जा सकता है टू फाइंड न्यू मार्केट्स। यूएस इज नॉट द ओनली मार्केट, there are many other growing countries, right? But इसके लिए we need to do more outreach and we need to have more in reach. एक दूसरा तरीका, फॉर इंस्टेंस इंडिया में अभी भी
लोगों को आना, ऑल्दो वीज़ा regimes have been simplified, it's not as simple as it could be, राइट. सो कई देशों के वीज़ा ज़रूरत नहीं है, बहुत देशों के, आई मीन वी कैन डू वीज़ा ऑन अराइवल फॉर मेनी कंट्रीज. सो ये बहुत सारी चीज़ें जो हम इंटरनली बहुत ही जल्दी कर सकते हैं. आपने ये सही नोट करा कि जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं वो डिफिकल्ट इसलिए है कि उसमें एक पॉलिटिकल फिजिबिलिटी का क्वेश्चन आता है. बट अगर कई देशों का वीज़ा एंट्री आसान करना है, वो सब पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं है, वो ब्यूरोक्रेटिक क्वेश्चन्स है जो 1 या 2 दिन में सेटल हो सकते हैं, सहूलियत किया जा सकता है, करा जा सकता है. तो हमें ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हमें तोड़ लेने चाहिए. और ये अगर मैं ये कहूँ कि कमेटी सेटअप करो, तो हमारे देश में, भारत में कमेटियां सेटअप हो जाती हैं, बहुत सालों बाद उसका रिपोर्ट आता है. बट अगर एक बहुत ही जल्दी से हमें एक रिपोर्ट मिल पाए कि लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या है, राइट, जो हम जल्दी नॉकआउट विद इन वीक्स विद इन डेज हम जो नॉकआउट कर सकते हैं, उनको लिस्ट करा जाए. और जो ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस जो पॉलिटिकल नहीं है, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी केयर नहीं करेगा, आपका ऑपोजिशन भी इसमें कोई प्रश्न नहीं उठाएगा, एकदम जल्दी से किया जाए. चलिए प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए. पवन जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, वेरी हैप्पी टू बी हियर.